जब हमारा फ्लाइट यहाँ पे आने के लिए खुल गया, खुलने के साथों साथ मैं अभी इंडिया में हूँ। 세계 최고의 나라 인도가 엄청나게 발전할 것을 믿어 심지 않습니다. इनका विश्वास है कि इंडिया का ग्रोथ अभी कोई नहीं रोक सकता है। 세계 최고의 인디아 애터미가 될 것입니다. एंड एटॉमी के अंदर भी एटॉमी इंडिया सबसे ऊपर जाएगा। 이게 무슨 뜻인 줄 아십니까? पता है ये क्या है? 이거는 전체적으로 베리 굿입니다. ये हर जगह पे ऐसे ही करके मैं दिखाता हूँ। 근데 애터미에서는 인비리얼이 되어서 한 달에 1억을 벌으라는 표시입니다. बहुत कंट्री में ये दूसरा मतलब भी हो सकता है, यहाँ पे कोई केला भी बोलता है, मगर एटॉमी के अंदर 100 मिलियन वॉन, इसका मतलब है 60 lakhs होता है। 다 같이 한번 해보세요. क्या हम सब कर सकते हैं? ठेंगा नहीं। 우리 애터미는 시스템이라는 것이 있습니다. एटॉमी के अंदर एक सिस्टम है। 애터미 시스템은 애터미만의 문화이기 때문에 인디아도 그렇고 전 세계가 거의 이 애터미 시스템에 적응을 합니다. एटॉमी का जो ये पर्टिकुलर एक सिस्टम है, वो सिस्टम सिर्फ यहाँ पे नहीं, हर कंट्री में सिमिलर वे पे सेम सिस्टम चलता है। 우리 애터미가 이제 생긴 지 12년 됐습니다. 12 साल हो गया हमारा एटॉमी बिजनेस स्टार्ट हुआ था। 저는 창립 멤버로서 회원번호가 16번입니다. प्रिलिमिनरी एकदम पहले पहले जो सब मेंबर थे, उसी मेंबर के अंदर इनका मेंबरशिप था और इनका कोड है 16। 저 가이드 정책으로 플러스 정책으로 저 후레쉬 좀 हाँ, फ्लैश एक बार आप बंद कर दीजिए। जो सब फ्लैश बंद चला के आप फोटो वीडियो कर रहे हैं, प्लीज बंद कर दीजिए, मेरे आंख में भी लग रहा है। 애터미가 처음에 출발할 때에는 회사도 가난했고 사업자들도 모두 다 거지 수준이었어요. जब एटॉमी स्टार्ट हुआ, कंपनी भी भिखारी था, एकदम गरीब। उससे भी भिखारी हम लोग थे, हमारे जितने मेंबर प्रिलिमिनरी पहला कट में जो मेंबर थे। 그래서 회장님께서 초기 강의하실 때 우리들은 모두 거지고 회장님은 거지 왕처라고 했습니다. इसीलिए हमारे चेयरमैन वो सब बोलते थे कि तुम लोग भी गरीब हो, भिखारी हो, मैं भिखारियों का राजा हूँ, हमारे चेयरमैन बोलते थे। 그런데 10년이 지난 무렵부터 세계에 진출하기 한국에서 넘버원이 되었습니다. 10 साल बीतने के बाद कोरिया डायरेक्ट सेलिंग में एटॉमी नंबर 1 बन गया। 처음에 시작했을 때는 너무나 초라하게 시작했습니다. पहले जब स्टार्ट किए थे बहुत ही डिफिकल्टीज था, एकदम छोटे से स्टार्ट किया। 간판할 돈이 없어서 A4 용지에다가 애터미라고 써고 시작했습니다. आप यहाँ पे देख सकते हो एटॉमी इंडिया लिखा है, इतना बड़ा बोर्ड लिखा है, यहाँ पे एटॉमी इंडिया लिखा है। उस टाइम पे पैसा नहीं था कि एटॉमी करके लिखे, इसीलिए A4 पेपर में हाथ में लिखा हुआ डाल दिया कंपनी के मेन गेट में। 지금은 너무나 좋은 본사도 있고 또 빅 스튜디오도 있습니다. अभी अगर आप जाओगे कोरिया में हमारे हेडक्वार्टर में, वहां पे देखोगे बहुत बड़ा बिल्डिंग है, स्टूडियो है, 그리고 지금 25국에 진출해 있습니다. और 25 कंट्रीज में एटॉमी एग्जिस्टिंग है। 올 연말쯤에 유럽 28개국이 오픈되면 50개국이 넘는 나라에 진출을 하는 것입니다. और कुछ दिन आप रुक जाओ, हम लोग दूसरे कंट्री में भी जाएंगे, मगर अभी कोरियन प्रोडक्ट्स हमारे एटॉमी का कंट्रीज में अवेलेबल है, 50 कंट्रियों में अवेलेबल है। 불행하게도 인도는 코로나가 너무 심한 무렵에 오픈이 되었기 때문에 मगर आपको पता है किस टाइम पे एटॉमी इंडिया ओपन हुआ? उस टाइम पे भरपूर कोरोना था।
많은 지원도 못 했었고 또 교육도 못 했습니다. उस टाइम पे ना तो कोई कोरिया से आ पाया, ना तो हमारे हेडक्वार्टर से कोई आ पाया, ना तो हम भी आ पाए इस सिचुएशन पे। 이제는 인도는 날아가는 일만 남았습니다. अब सिर्फ देरी है कि ये एकदम टेक ऑफ करे। 인도에서 너무나 많은 임페리얼들이 탄생했을 것입니다. इंडिया में बहुत सारे इंपीरियल मास्टर बनने वाले हैं। 애터미가 시작해서 10년 만에 애터미 1호가 나왔습니다. एटमी स्टार्ट हुआ कोरिया में और सिर्फ 10 साल में नंबर 1 बना कोरिया में। 그만큼 회사가 성장에 더디었었는데 10년이 되는 것부터는 고속 성장을 하고 있습니다. इसका मतलब है कि उतना देर के बाद एक नंबर बना और थोड़ा सा वेट करेंगे तो हर कंट्री में भी जो है स्पीड के हिसाब से सब कंट्री में हम लोग नंबर 1 बन सकते हैं। 제가 작년 4월에 임페리얼을 갔습니다. इन्होंने इंपीरियल बने हैं लास्ट ईयर अप्रैल में। 그런데 제가 8번째로 갔었는데 मगर 내가 8번째로 갔다. हाँ, मगर ये 8 नंबर इंपीरियल है। 지금은 13호까지 나와 있습니다. कुछ ही दिनों में, सिर्फ एक साल में और 5 जन करके टोटल अभी 13 जन इंपीरियल मास्टर हैं। 지금은 점점 빨라집니다. और अभी जो है रुकेगा नहीं, बस बहुत सारे इंपीरियल मास्टर आते ही रहने वाले हैं। 저는 애터미가 시작하자마자 제일 먼저 뛰쳐나간 곳이 미국이었습니다. जब वो एटमी ज्वाइन किए सबसे पहला कंट्री गए यूएसए। 그때 미국에 진출도 하지 않았는데 제가 먼저 나갔습니다. उस टाइम पे हमारा ऑफिस भी नहीं खुला था, मगर खुद चले कि चलो अमेरिका चलते हैं। 그래서 미국 거의 전역을 렌트카를 타고 다니면서 홍보를 했습니다. रेंट कार किया, टैक्सी किया और खुद ड्राइव करके पूरा यूएसए फिरते रहे। 인도도 크지만은 미국도 무지무지하게 크더라고요. इंडिया इज बिग, मगर उससे भी बड़ा अगर कंट्री है साइज में यूएसए बहुत बड़ा है। 그 느린 나라를 다니면서 만든 결과 वैसे करके जाके रेंट कार लेके हर जगह पे जाके एटमी बोल के उसका रिजल्ट 지금 미국에 크라마스타 3명이 있는데 모두 다 제 파트너입니다. उसका रिजल्ट है कि यूएसए में 3 क्राउन मास्टर हैं और वो इन्हीं के ही पार्टनर हैं। 그리고 미국을 완성이 되고 나서 말레이시아로 갔습니다. उनका यूएसए में काम किया, उसके बाद मलेशिया आए। 말레이시아에서 진짜 죽기 살기로 했습니다. मलेशिया में जीना है मरना है वैसे हिसाब से काम स्टार्ट किया। 말레이시아에 크라마스타 4명이 있는데 저는 다 내 파트너입니다. मलेशिया में क्राउन मास्टर कितने जन हैं? 4 जन हैं, वो भी इन्हीं के पार्टनर हैं। 한국에도 크라마스타들이 4명이 있습니다. 한국에도 크라마스타 4명이 있습니다. सिर्फ ये नहीं, कोरिया के अंदर इनके क्राउन मास्टर 4 जन हैं। 아마 내년에 지금까지는 임페리얼 마스터가 전부 한국 사람입니다. अभी तक के लिए 13 जन जो अभी इंपीरियल मास्टर है हर कोई कोरियन है, मगर 근데 2023년도에는 미국, 타이완, 말레이시아 이 세 나라에서 임페리얼 마스터들이 탄생할 것입니다. वो दिन दूर नहीं, नेक्स्ट ईयर में 2023 में 근데 यूएसए, मलेशिया एंड ताइवान से इंपीरियल मास्टर आने वाले हैं। 타이완이나 말레이시아 인구 아주 적은 나라입니다. मगर ताइवान मलेशिया ये छोटा कंट्री है, ज्यादा बड़ा नहीं है। 거기서도 임페리얼이 나온 인도는 어떨까요? इतने छोटे कंट्री से अगर इंपीरियल हो सकते हैं तो इंडिया क्या करेगा? 임페리얼 가겠다 하시면 손 한번 들어보세요. कौन इंपीरियल जाएगा? एक बार हाथ देखते हैं, एक बार दिखाओ एक बार, हाँ दिखाओ। 모두 다 가시기 바랍니다. सब कोई जा सकते हैं, 갈 수 있습니다. जा सकते हैं। 지금부터 제가 임페리얼을 가는 방법을 알려드리겠습니다.
सीक्रेट अगर जानना है अभी से, उस सीक्रेट को मैं अभी शेयर कर रहा हूँ। 애터미의 직급은 낮은 직급을 더 어렵습니다. एटमी के अंदर सबसे डिफिकल्ट है सेल्स मास्टर बनना। 스타 마스터부터는 아주 수월하게 임페리까지 갑니다. मगर एक बार स्टार मास्टर बन गए, वहां से सीढ़ी सुक करके ऊपर जाएगा। 그런데 단 한 가지 일을 하셔야 됩니다. मगर सोच ऐसे करके करना है। 그게 뭐냐 하면은 스폰서와 파트너 간의 융화가 잘 이루어지고 또 팀워크가 잘 이루어져야 된다. सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है अपलाइन, डाउनलाइन, पार्टनर एंड स्पॉन्सर के अंदर एक टीम के हिसाब से काम करना। 우리 애터미가 지금 진출한 25개국 중에서 단 한 나라도 실패한 나라가 없습니다. जितने भी कंट्रीज में निकल के गए हैं, हर जगह पे यही सिलसिला जारी हुआ है कि 지금은 덩치에 비해서 인도가 약간 부진합니다. उस हिसाब से अगर देखते हैं तो इंडिया का स्टार्ट या फिर इंडिया में जितने हमारे मेंबर्स हैं या फिर लीडर्स हैं कम है। 그 이유는 코로나 때 시작해가지고 정확한 교육 시스템을 돌리지 못했기 때문이라고 생각합니다. इसका रीजन है कि कोरोना में हम लोग स्टार्ट किए और आप लोगों के साथ जो है डायरेक्टली हमारा ट्रेनिंग डायरेक्टली मिल के बात नहीं हुआ। ये कुछ रीजन हो सकता है। 그래서 한국에는 재심 합력이라는 이유로 미국을 키우듯이 앞으로는 석세스 할 때마다 아마 한국 리더들이 한두 명씩 계속 들을 것입니다. इसीलिए यूनाइटेड हार्ट्स ऑफ कलेक्टिव माइंड, इसके थ्रू देके ही एक साथ सबका ग्रोथ हो सकता है। 인도는 이제 초기라고 보시면 됩니다. आपको ये सोचना होगा जस्ट हम लोग यहीं पे स्टार्ट किए। 그래서 애터미 시스템만 잘 적응하신다면은 똑같은 일을 똑같이 하기 때문에 어렵지 않습니다. इसीलिए एटमी का सिस्टम, क्योंकि हर जगह पे ये सेम है, हर कोई सिमिलर हिसाब से अगर सिस्टम के हिसाब से चलता है तो ये जल्दी जा सकता है। 조금 간절한 마음으로 해주시기 바랍니다. थोड़ा सा अपने पेशेंस लेके वेट करके जाने से ही सक्सेस मिल सकती है। 지금 전 세계가 백세 시대에 도래했습니다. 백세 시대에 다 왔다고. पूरा वर्ल्ड में देखते हैं तो हर जगह पे यही सिस्टम है। 그런데 노동으로 받은 임금으로는 살아갈 수가 없습니다. हमारा जो इनकम होता है जब बुढ़े हो जाते हैं 60 साल के बाद, जो पैसा हमें मिलता है उसके बाद इस पैसे में हम लोग जी नहीं पाते। 80, 90대에서도 일할 수 있는 건 아니잖아요. 80 इयर्स, अगर 90 इयर्स तक चले गए तो जो पैसा हम लोगों को मिल रहा था उस पैसे में हम लोग जी सकते हैं क्या? 그렇기 때문에 시스템으로 소득을 창출할 수 있는 회사를 만나셔야 된다. इसीलिए सिस्टम के हिसाब से अगर आपके पास पैसा आता रहे उसी से ही जिए, और उसके बाद 60 साल के बाद जितने दिन तक जिए वैसी पैसे आते रहे, तो इससे अच्छा बढ़िया और क्या हो सकता है। 지금 전 세계에서 유일하게 시스템 소득을 돌리고 있는 회사가 애터미입니다. अगर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो सिस्टम के हिसाब से अगर पैसा आ रहा है, कमीशन आ रहा है, कंटिन्यूअसली आ रहा है, तो एटमी ही है। 본인뿐만 아니고 아들, 손자까지 3대까지 상속이 가능합니다. सिर्फ आपका नहीं, आपके बाद आपके बेटे का, आपके बेटे के बाद आपके पोते का, तब तक पोते या पोती का, तब तक भी ये थर्ड जनरेशन का बिजनेस। 내가 조금만 열심히 1년에서 3년 정도만 고생하신다면은 아마 자손대대로 동국증하지 않고 살 수가 있을 것입니다. अगर थोड़ा सा पेशेंस रखे, 1 से लेके 3 साल तक अगर पूरा खून पानी करके हार्ड वर्क करते हैं तो आपका 3 जनरेशन तक जाना बहुत इजी हो जाएगा। 제가 애터미를 만날 때에는 너무너무 힘든 시기에 만났습니다. जब ये एटमी के साथ मुलाकात हुआ इनका, उस टाइम पे बहुत ही डिफिकल्ट टाइम था इनका। 사업 실패하고 직장 생활은 할 수가 없어서 노동상도 하고 태교 비싸고 하고 너무너무 어렵게 살고 있을 때
जिस टाइम पे एटमी के साथ इनका मुलाकात हुआ उस टाइम के पहले बिजनेस किया और फेल हो गए, इसीलिए टैक्सी चलाए, उसके बाद पूरा जो वर्कर के जैसे काम करते हैं वैसे ही काम किया। बहुत डिफिकल्ट टाइम था इनके। 김성일 임페리얼부터 전화를 받았습니다. किम सोंग इल करके और एक इंपेरियल मास्टर है, इनके अपलाइन है। किम सोंग इल जो है इन्होंने कॉल किया, कॉल करके बोला कि ए एटमी क्या नाम सुना है? 이러이러한 기획을 가지고 한 회사가 창립을 하는데 동참하지 않겠냐고 전화가 했습니다. ऐसे ऐसे करके हमारा छोटा सा कंपनी है, आ रहा है, बन रहा है, मैं वहां पे ज्वाइन कर रहा हूँ, क्या तुम हमारे साथ काम करोगे? 그런데 제가 무엇을 판을 했는지 물어봤습니다. पूछे क्या सेल करता है, क्या प्रोडक्ट है? 화장품하고 건강식품이라는 거. सिर्फ दो प्रोडक्ट थे, एक था कॉस्मेटिक्स और एक है हेल्थ सप्लीमेंट्स। 그때는 지금의 모습이 아니고 몸무게 50kg도 안 나가고 얼굴도 새카맸습니다. आप जो इतने हैंडसम बंदे को देख रहे हैं, ऐसा मेरा फेस नहीं था। मैं भी काला था थोड़ा देर पहले, दिखने में से लगता था कि ऐसे झुला हुआ है और ऐसे करके चल रहे हैं करके। 이런 모습으로 건강식품과 화장품 장사를 할 수가 있는지 되물었습니다. उस फेस लेके, उस बॉडी लेके, उस सिचुएशन देख के कोई इनसे भी हमारे जो हेल्थ सप्लीमेंट प्रोडक्ट है खरीदने के लिए तैयार नहीं थे। 그래서 김성일 임페리얼한테 이런 대답을 하더라고요. इसीलिए उस टाइम पे किम सोंग इल इंपेरियल मास्टर कुछ बोले इनको, 내보고 오라는 데가 있느냐고 묻더라고요. उनको देख के हंस रहे थे। 그때 이미 나이는 53살이었고 돈도 없는데 누가 취직을 시켜줍니까? 안 시켜주지. उनका उस टाइम पे एज था 54 और उस टाइम पे भी उनको कुछ ना कुछ करना था, तो वो सोच में रह गए कि मैं क्या करूं, मुझे देख के कोई प्रोडक्ट तो नहीं खरीद रहा है। 그런데 한 번만 와서 회장님 세미나를 들어보라는 것입니다. वो सोच रहे हैं कि मैं नहीं कर सकता, इसीलिए उन्होंने बोला कि तुम एक बार आओ और हमारे साथ एक जो हमारे प्रेसिडेंट चेयरमैन हैं डॉक्टर हान गिल पार्क, उनका एक बार अटेंड तो करो सेमिनार। 회장님 강의를 듣고 있는데 임페리얼 가면 10억을 주고 크라운 가면 3억을 주고 최고 좋은 성과를 준다는 겁니다. इसीलिए वो सब ऐसे ही करके बैठे हुए थे और ये बहुत ही ध्यान से जो है वो सेमिनार सुन रहे थे। 그때 저는 앉아서 마음속으로 뻥을 쳐도 너무 친다고 생각하고 있었습니다. वो अंदर से जो है सोचने के लिए स्टार्ट हो गए, बाहर से जो भी सोच रहे थे सेमिनार में आने के बाद इनका धीरे धीरे सोच बदलने लगा। 그런데 마지막에 회장님께서 오토 세일즈 마스터만 되면 한 달에 200만 원을 벌 수 있다는 것입니다. उस सेमिनार में बोले कि आप अगर ऑटो सेल्स मास्टर बन जाते हो तो मंथली 1,20,000 रुपया इजीली इनकम कर सकते हो। 그래서 저는 내 죽을 때까지 200만 원씩만 계속 나온다면 괜찮겠다는 생각을 했습니다. इनका पैसा भी नहीं था, तो ये 1,20,000 रुपया इनके लिए बहुत बड़ी रकम थी। अगर कंटिन्यूअसली 1,20,000 रुपया इनके अकाउंट में आता है तो उससे बड़ा चीज और क्या हो सकता है। 임페리얼이나 크라운은 꿈도 꾸지 않았습니다. सोचा भी नहीं था कभी इंपेरियल बनेंगे, कभी भी सोचा ये भी नहीं था कि क्राउन मास्टर बनेंगे, सिर्फ वही 1,20,000। 한 달에 200만 원 벌려고 시작했던 게 애텀이었습니다. सिर्फ एक महीना में मेरा 1,20,000 हो जाए, वही इनका जो है ड्रीम था। 근데 시작하자마자 보름 만에 세일즈 마스터를 했습니다. मगर कुछ ही हफ्ते में वो पहले सेल्स मास्टर गए। 그리고 13년이 지난 지금도 세일즈 마스터 단 한 번도 못 해본 적이 없습니다. 13 साल पानी बीत गया गंगा से, एक बार भी वो सेल्स मास्टर नहीं बने, ऐसा कभी नहीं हुआ। 저는 너무나 가난이 싫었기 때문에 이거 가난만큼은 최대한 탈피해보자고 진짜 열심히 했습니다. क्योंकि गरीब थे और ये कभी भी ये नहीं चाहते थे कि मैं फेलियर हूँ, मैं फेल हूँ, इसीलिए उनको जितने हार्ड वर्क करना था किए और इसका फल अभी दिख रहा है। 그래서 누구보다도 먼저 설쳤고 누구보다도 해를 먼저 뛰었다는 것입니다.
इसीलिए किसी के लिए नहीं रोकते थे, किसी के लिए वेट नहीं करते थे, सबसे पहले गए, सबसे मीटिंग में पहले गए, सबसे आगे पहुंचे और किसी के लिए वेट नहीं किया, पहले गए। 저는 9개월 만에 스타 마스터를 갔는데 फिर 9 मंथ में स्टार मास्टर बन गए। 집 생활비 조금 주고 나머지는 경비로 다 썼습니다. थोड़ा सा अपने लिए पैसा रखा और जितने भी पैसा मिला पूरा खर्च करते रहे ट्रेनिंग में। 그때는 경위직이라 할 정도로 2년 반 만에 제가 로얄 마스터를 갔습니다. वैसे करके ट्रेनिंग किया, सबको जो सीखा वही सिखाते रहे और 2.5 साल में रॉयल मास्टर बन गए। 로얄 마스터를 가니까 어떻게 되겠습니까? 확 바뀌어버렸죠. अब रॉयल मास्टर बन गए तो कैसा होगा माहौल? 그때부터 저는 처음부터 크라운 마스터, 인베리 마스터는 생각을 안 했기 때문에 무려 7년간이나 로얄 마스터를 하고 있었어요. वो अपने दिल में तो ऐसे ठान के बैठे थे कि 10 साल बीतेगा तब जाके मैं रॉयल मास्टर होऊंगा, मगर 2.5 साल रॉयल मास्टर बनने के बाद उनका सोच बदला। 그때 로얄 마스터 수당이 한 달에 5천만 원이었거든요. उस टाइम पे एक महीने में उनका, जब रॉयल मास्टर बने, उनका अकाउंट में कितने पैसे आते थे आपको लगता है? 30 लाख रुपया पर महीने पे आता था। 200만 원 벌려고 시작한 애터미가 2년 반 만에 25배가 많은 5천만 원을 벌었습니다. एक बार आपका गणित ठीक है तो एक बार चिंता करो कि वो स्टार्ट किए 1,20,000 से और कुछ ही 2.5 साल में कितना हुआ? 30 लाख पर महीने, 20 टाइम से ज्यादा हुआ कि नहीं? 그러다 보니까 말레이시아가 생겼습니다. वैसा हुआ तो मलेशिया में भी जो है इनका टीम बढ़ा। 그래서 그때는 약간의 여유가 있기 때문에 이제 말레이시아 팀들을 한국으로 많이 초청을 했습니다. इसीलिए इन्होंने क्या किया, मलेशिया से भी लोग जो है बुलाया कोरिया में, आओ हम लोग देखते हैं, सेमिनार देखते हैं। 그때 말레이시아에 있는 그 팀들 중에 우버 택시 기사가 제일 많았습니다. उस टाइम पे जो बुला रहे थे मलेशिया से, उस जितने भी उनका पार्टनर था वहां से, उनके अंदर उबर टैक्सी चलाने वाला लोग बहुत ज्यादा थे। 또 네트워크 회사 하던 사람들 경험자들도 많았고 बहुत अच्छा कंपनी में काम करने वाले भी थे। 그래서 그네들을 집중적으로 거의 한 달에 20일씩은 말레이시아 살면서 교육을 시켰습니다. इन सिर्फ 20 डेज उनको ट्रेनिंग दिया, एक महीने में जितने भी मलेशिया के वो टीम थे उनके लिए बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया। एक महीने में 20 दिन दिया उनको। 지금 말레이시아는 몇백 명의 성공자들이 탄생했습니다. अभी अगर सोचो तो कितने 100 लोग अभी मलेशिया में जो है सक्सेसफुल हैं इनके टीम में। 그 조그만